50 से सवाल करवाऊंगा, जिसमें से आप लोग को ना आप लोग सही कर पाइएगा ये आप लोग पे डिपेंड है। तो आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए और मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए और देखिए कि यहाँ पे ये 50 सवाल में आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं जो सवाल को शामिल किया हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल और एग्जाम में रिपीट किए जाने वाले सवाल हैं जो एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो वक्त होगा तो आप लोग इस क्लास को पूरे अंत तक जरूर करके जाइएगा। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा पहले नंबर सवाल को क्या करें। यहाँ पे पहला नंबर सवाल करें कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं, तो जल्दी से बताइएगा। सारे ऑप्शन को पढ़िए आप लोग और खुद से सारे सवाल को करते चलिए। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, बताइएगा। और एक बात और बता देता हूं, आप लोग के इस क्लास में जो भी सवाल हार्ड लेवल के हैं और जो भी सवाल लो लेवल के हैं, सारे सवाल को शामिल किया हूं। बस अंत तक बने रहिए और अच्छे तरह से सारे सवाल को आप लोग करके जाइए। तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, तो सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे ना, वह थे वो कौन, ये आप लोग को पता होगा। एग्जाम में भी कई बार ये सवाल पूछ दिए गए हैं। तो वह थे पशुपति महादेव। वो थे पशुपति महादेव, ये सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोग को यहाँ पे दिया गया है दूसरा नंबर सवाल। क्या करा है दूसरा नंबर सवाल कि बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। सवाल क्या करा है ना कि जो बुद्ध भगवान थे ना बाबू, जो सारनाथ में जो पहला प्रवचन दिए थे वो क्या कहलाता है, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो बताइएगा, बताइएगा। सारा सवाल इस क्लास में मैं शामिल किया हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, हार्ड लेवल के सवाल है, जिसपे आप लोग फोकस नहीं बनाए रखते हैं और याद भी नहीं करते हैं, वही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे तरह से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, हर एक सवाल को करना पड़ेगा। तो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया बाबू जो प्रथम प्रवचन था ना, वह क्या कहलाता है, याद रखेगा, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखेगा अच्छे तरह से। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछ दिए गए बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। सवाल करा कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। सवाल क्या करा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम बाबू सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया, ये सवाल यहाँ पे करा है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो तंबाकू का सेवन किया था ना, वह किया था कौन, तो वह अकबर। कौन किया था, अकबर किया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आप लोग को दिया गया बाबू 4 नंबर सवाल। क्या करें यहाँ पे सवाल करें कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। सवाल क्या करा है ना कि हम्पी नगर जो है ये किस साम्राज्य से संबंधित है, बताइएगा। सारे ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग को सिर्फ 50 ही सवाल करवाने वाला हूँ और जिसमें से आप लोग को बताना है कि आप लोग यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पाते हैं। तो इसीलिए आप लोग मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिएगा। तो हम्पी नगर जो है ना, ये किस साम्राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य से। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है बाबू हम्पी नगर। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, अगले सवाल को देखिएगा, आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम में भी पूछे गए हैं। सवाल करा है कि मुंडा विद्रोह का नेता था। सवाल क्या करा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, पढ़िएगा सारे ऑप्शन को। तो याद रखिएगा, मुंडा विद्रोह का जो नेता था ना, वह था बिरसा मुंडा। कौन थे, बिरसा मुंडा थे ये बाबू मुंडा विद्रोह का नेता। एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यहाँ पे अगले सवाल को देखिएगा। सवाल करा कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था। सवाल क्या करा है कि पानीपत के बाद जो दूसरा युद्ध हुआ था ना, तो अकबर था ना, वह किसे हराया था, किसे पराजित किया था, ये सवाल कर रहा है। तो याद रखिएगा, जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था, 1556 में हुआ था, जिसमें बाबू जो अकबर था ना, वह किसे हराया था, बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा। तो याद रखेगा किसे हराया था, तो हेमचंद्र विक्रम द्वितीय को, जिसे बोला जाता है बाबू हेमू। क्या बोला जाता है, हेमू भी बोला जाता है। तो अच्छे तरह से याद रखेगा, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर जो हराया था ना, जो पराजित किया था ना, वह किया था हेमू को। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, अगले सवाल को देखिएगा, ये भी आसान सा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल करा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, बताइएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, आसान सा सवाल है, आप लोग को याद भी होगा। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वह थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश का संस्थापक। याद रखेगा, नहीं याद है तो, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं, तो याद रखना पड़ेगा। हर एक सवाल पे आप लोग को फोकस बनाए पड़ेगा बाबू, ठीक है, और याद भी करना पड़ेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो अपने आप को हम 1 साल प्रॉपर तरीके से दे दीजिए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा 8 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी आसान सा सवाल है, वो आप लोग को पता भी होगा। 8 नंबर सवाल करे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, और नारा से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक सवाल को कराऊंगा, पूरे अंत तक सारे सवाल को जरूर करके जाइएगा। और एक आप लोग को मैं टेस्ट लूंगा बाबू, जिसमें 100 सवाल करवाऊंगा, ठीक है। 100 में आप लोग को 50 सही करके दिखाना पड़ेगा। अब आज के इस क्लास में मैं 85 सवाल रखा हूं। जब बोर्ड एग्जाम में डबल सवाल नहीं किए गए थे तो 85 सवाल पूछे जाते थे, उसमें से आप लोग को सही करना रहता था। तो वही मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि 50 सवाल में अगर उस टाइम आप लोग एग्जाम देते हैं तो 50 सवाल में कितने सवाल को सही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग खुद को देख लीजिए एक बार। तो बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या करा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे ना, ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देखिएगा, क्या करा अगला सवाल कह कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। सवाल क्या करा ना कि बिहार में जो 1857 में जो बाबू विद्रोह हुआ था ना, उसका जो प्रमुख नेता जो थे वह कौन थे, ये पढ़ना है आप लोग को बाबू। और ये सवाल का आंसर बताइए आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में भी काफी बार ये सवाल पूछ दिए गए हैं। तो बिहार में 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे ना, वह थे बाबू कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न करे कि हल से जुते खेत के साथ कहाँ मिले हैं। बताइएगा, हल से जुते खेत के साथ कहाँ मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पता होगा आप लोग को, कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से मिले हल से जुते हुए खेत के साथ। तो याद रखिएगा अच्छे तरह से। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगला सवाल आप लोग को दिया गया है। उससे पहले मैं आप लोग को कुछ बतलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन योर गोल, ठीक है। अपने गोल पे फोकस बनाए रखिए बाबू। जो भी आप लोग का लक्ष्य है ना, उस पर पकड़ बनाए रखिए। जो भी आप लोग का टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम में मुझे इतना नंबर लाना है, इतना परसेंटेज लाना है, तो उस पर फोकस बनाए रखिए और उस पर पकड़ बनाए रखिए कि किस तरह से तैयारी करें कि बोर्ड एग्जाम में मैं यहाँ तक जा सकूं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग के लिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, और आप लोग को अगर पसंद आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि जब लोग बदल सकते हैं, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्यों नहीं। जब बाबू लोग बदल सकते हैं तो मेरा किस्मत क्यों नहीं बदल सकते। तो इसीलिए जस्ट फोकस ऑन योर गोल, अपने गोल पे फोकस बनाए रखिए। जब लोग बदल जाते हैं तो मेरा किस्मत क्या चीज है, ये भी मैं बदल के दिखाऊंगा। तो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में अपना राय बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। बताइएगा, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट सवाल को शामिल किया हूं। तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो थे ना, वह थे इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी प्रश्न जो है ये हार्ड लेवल के सवाल है बाबू। और बताइएगा इस सवाल का आंसर, काफी सारे बच्चों को पता नहीं होगा। तो अच्छे तरह से यहाँ पे देखिए और बताइए। सवाल क्या करा है 12 नंबर कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है। सवाल क्या करा है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है। बताइएगा, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो अच्छे तरह से अगर आप लोग को अच्छे नंबर लाना ना, तो हर एक सवाल पे बाबू, जो भी सवाल है सारे पे फोकस बनाए रखना पड़ेगा। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है, याद रखेगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनको कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। तो याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, वो आप लोग के पास अगर वक्त होता है तभी मेरे क्लास को देखिएगा बाबू, पूरे अंत तक करके जाइएगा। क्योंकि मैं जो सवाल करवाता हूँ वह सारा गेसिंग किया गया सवाल जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, उसी सवाल को करवाता हूँ। तो आप लोग के पास वक्त होता है तभी मेरे क्लास को कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। ये नहीं कि आधा करके छोड़ दीजिएगा, वैसा नहीं क्लास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि खड़वा का युद्ध हुआ था। सवाल क्या करा है कि खड़वा का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बताइएगा। तो याद रखिएगा, खड़वा का युद्ध जो हुआ ना, ये हुआ था 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। लेकिन किनके बीच हुआ था? तो मुगल बादशाह बाबर, जो बाबर था ना, उसके बीच और राणा सागा के बीच। इनके बीच, बाबर के बीच और राणा सागा के बीच हुआ था बाबू ये खड़वा का युद्ध 1527 में। ये भी याद रखेगा अच्छे तरह से।
तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करा, अगला सवाल कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। तानसेन का मकबरा जो है ये कहाँ है बताइएगा। तो तानसेन का मकबरा जो है ना ये है बाबू ग्वालियर में। कहाँ है, ग्वालियर में। याद रखिएगा आसान सा सवाल है, ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप लोग को दिया गया है, बताइएगा जल्दी से इस सवाल का आंसर। यहाँ पे सवाल क्या करा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। सवाल क्या करा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे, जो उत्खनन करवाए थे ना, ये कहाँ करवाए थे बताइएगा। और आप लोग को बताता बाबू, जो भी आप लोग हड़प्पा सभ्यता से सवाल पूछे जाते हैं, जो आसान से सवाल होते हैं, वो सवाल को मैं यहाँ पे शामिल नहीं किया हूँ। जो भी आसान से सवाल थे वो मैं आप लोग को एक क्लास में मैं दे दिया हूँ पीछे, आप लोग जाके हिस्ट्री के क्लास को उसको कर लीजिए। जो बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 बार सवाल पूछे जा रहे थे ना, उसी सवाल को मैं उस क्लास में करवाया हूँ, तो आप लोग एक बार जाके जरूर देखिएगा। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, याद रखेगा हड़प्पा में। कहाँ, हड़प्पा में करवाया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो 16 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। ये 16 नंबर सवाल क्या करा है ना कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। सवाल क्या करा है कि पाटलिपुत्र पटना का बाबू पुराना नाम है। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। जल्दी से बताइएगा, सारे ऑप्शन को पढ़िए और खुद से सारे सवाल को मेरे साथ करते चलिए बाबू। देखिए कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं, इससे आप ही लोग का बाबू पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी जो है वो कितना बेहतर है, एग्जाम में आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से पता चलेगा। तो सारे सवाल को मेरे साथ करते चलिएगा। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो याद रखिएगा वह बनाए थे उदयन। जो हर्यक वंश के बाबू, जो हर्यक वंश के शासक थे उदयन, यही बनाए थे पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल करा है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। सवाल क्या करा है कि गौतम बुद्ध जो थे, जो बौद्ध संघ की स्थापना किए थे ना, ये कहाँ किए थे। आप लोग को बताया हूँ, जल्दी से बताइएगा। आप लोग को ये सवाल मैं पीछे भी करवाया था, तो बताइए जल्दी से कि गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध संघ की स्थापना जो किए थे, ये कहाँ किए थे। याद रखिएगा सारनाथ में। कहाँ किए थे, सारनाथ में। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, जो 18 नंबर सवाल आप लोग को दिया गया है। क्या करा 18 नंबर सवाल, आइए नकवारी कितने भागों में विभक्त है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एक सवाल और पूछे जाते हैं कि आइए नकवारी के लेखक कौन है। ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, तो याद रखिएगा। आइए नकवारी कितने भागों में विभक्त है, तो ये याद रखिएगा 5 भागों में। आइए नकवारी जो है ये 5 भागों में विभक्त है। लेकिन आइए नकवारी के जो लेखक है ना, वह कौन है, तो अबुल फजल है। कौन है, अबुल फजल। ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल करे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था बताइएगा। और डेट वाले सवाल पे अच्छे तरह से फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोग जो गलती करते हैं वह डेट वाले सवाल में ही करते हैं। तो अच्छे तरह से याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में। कब हुआ था, 1942 में हुआ था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। और ये सवाल एग्जाम में 4 से 5 बार पूछे गए हैं बाबू। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग को हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा। गुरु नानक का जन्म जो हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है तो ध्यान दीजिएगा। तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था तलवंडी में। कहाँ, तलवंडी में। याद रखिएगा, आप लोग को ये सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है और बार बार बोर्ड एग्जाम जो है ना इस सवाल को रिपीट कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था कहाँ, तलवंडी में हुआ था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर सवाल आप लोग को दिया गया, क्या करे 21 नंबर सवाल कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं बाबू, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। विजयनगर का महानतम शासक जो थे ना, वह थे कृष्णदेव राय। कौन थे, कृष्णदेव राय थे। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे होगा 21 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत के जो पहला मुगल शासक थे वह कौन थे, ये तो आप लोग को पता होगा बाबू।
भारत का प्रथम मुगल शासक जो थे वह कौन थे? ये सवाल इंपॉर्टेंट है और इस सवाल का आंसर आप लोग को पता होगा, तो बताइए जल्दी से। भारत का जो प्रथम मुगल शासक थे ना वह थे बाबर। कौन थे? बाबर थे। नहीं याद है? याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा होगा बाबू, और ये सवाल आप लोग को अगर इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए यहाँ पे, ठीक है। आप लोग को एग्जाम से पहले मैं हर एक सवाल को करवा दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को दिक्कत ना आए। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए अच्छे तरह से, और अच्छे तरह से मन लगा के पढ़िए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? बताइएगा। हर एक सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ, हर एक चैप्टर के सवाल को शामिल किया हूँ, तो अंत तक बने रहिए और सारे सवाल को करके देखिए कि यहाँ पे आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है ना वो किस आकार का था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पता होगा आप लोग को, त्रिभुजाकार। कैसा? त्रिभुजाकार के बाबू सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल था। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करे यहाँ पे 24 नंबर सवाल करे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? यही सवाल बाबू एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना ये हुई थी 1600 में। कब हुई थी? 1600 में, याद रखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो 25 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 25 नंबर सवाल करे कि मेगास्थनीज कौन था? सवाल क्या करा है कि मेगास्थनीज जो थे वह कौन थे? ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज जो थे ना ये थे बाबू राजदूत थे। क्या थे? राजदूत, याद रखिएगा। और एक सवाल और पूछे जाते हैं कि इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक जो हैं वो थे मेगास्थनीज। और इंडिका के लेखक बाबू ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, तो याद रखिएगा अच्छे तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा आसान सा सवाल दिया गया है, बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या करा है। कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी। सवाल क्या करा है कि भारत की जो सबसे प्राचीनतम पुरानी लिपि जो थी वह कौन थी? आसान सा सवाल है, बताइएगा जल्दी से। तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि जो थी ना वह थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। याद रखेगा एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा आप लोग, सारे सवाल को करते चलिए, ठीक ना। लास्ट में स्कोर भी मैं पूछूंगा। सवाल करा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? सवाल क्या करा है कि भारत का जो अंतिम बाबू जो लास्ट मुगल शासक था वह कौन था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। बताइएगा भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? याद रखेगा बहादुर शाह जाफर। कौन थे? बहादुर शाह जाफर। ये बाबू भारत का अंतिम लास्ट मुगल शासक थे। तो अच्छे तरह से याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल आप लोग को कह रहा है यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किए थे ये कौन किए थे? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, विजयनगर से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं बाबू। तो अंत तक बने रहिए, हर एक चैप्टर का सवाल यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ, सारे सवाल को जरूर करके जाइएगा, ठीक है। आज की इस क्लास में मैं आप लोग को 85 सवाल कराऊंगा, ठीक है। और अगला क्लास जो आप लोग को आएगा ना उसमें टोटल 100 सवाल रहेंगे, जिसमें से आप लोग को 50 सही करके दिखाना रहेगा, ठीक है। हर एक सवाल को मैं रखूंगा। तो बताइएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? याद रखेगा हरियर एवं बुक्का ने। पूछे जाते हैं, हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करा है 29 नंबर सवाल कि अकबर का संरक्षक कौन था? सवाल क्या करा है कि अकबर का संरक्षक जो थे वह कौन थे? बताइएगा आप लोग। तो अकबर का संरक्षक जो थे ना वह थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। सारे सवाल को रट जाइए अगर याद नहीं है तब, ठीक है। याद है तो बहुत बढ़िया, अच्छे तरह से रिवीजन कर लीजिए, आप लोग का ही काम आएगा, ठीक है। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो 30 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे 30 नंबर सवाल करे कि करो या मरो का नारा दिया। नारा भी एग्जाम में बाबू पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ जो भी नारा है सारे नारे को, ठीक है। तो अच्छे से अच्छे तरह से आप लोग सारे सवाल को करके जाइएगा। तो बताइएगा करो या मरो का नारा जो दिए थे वह कौन दिए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो ये एक सवाल मैं आप लोग को देता हूँ, ये 30 नंबर सवाल। इस सवाल का आंसर आप लोग को कॉमेंट सेक्शन में देना है कि यहाँ पे जो 30 नंबर सवाल का आंसर जो होगा वह क्या होगा।
और देखते हैं कि कितने बच्चे जो हैं वह सही आंसर दे पाते हैं, गलत नहीं सही आंसर दे पाते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई भी करूंगा आप लोग के कमेंट का, तो आप लोग जल्दी से ये 30 नंबर सवाल का आंसर कमेंट कर दीजिए कि करो या मरो का जो नारा दिया था वह कौन दिया था। ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इंतजार करूंगा वो आप लोग के कमेंट देखूंगा कि कौन से ऐसे बच्चे जो हैं वह सही आंसर दे पाते हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट में कीजिए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है, करा कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, जल्दी से बताइएगा। तो आर्यों की जो सभ्यता जो है ना, ये वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा अच्छे तरह से, किस नाम से, तो वैदिक सभ्यता के नाम से आर्यों की सभ्यता जानी जाती है। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कर रहा है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। ये भी सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है ना, ये कहा जाता है बाबू समुद्रगुप्त को। इनको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में भी कई बार ये सवाल रिपीट किए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत का नेपोलियन कहा जाता है किस शासक को, तो समुद्रगुप्त को। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आप लोग को 33 नंबर दिए गए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और डेट वाले सवाल पे अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा। सवाल करा कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया। सवाल क्या करा है कि अकबर ने दीन इलाही जो शुरू किए थे ये कब किए थे, बताइएगा। और याद रखिएगा दीन इलाही कौन शुरू किए थे, तो अकबर किए थे, लेकिन कब किए थे, याद रखिएगा 1582 में। कब किए थे, 1582 में अकबर ने दीन इलाही शुरू किए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आप लोग को दिया गया हड़प्पा सभ्यता से। सवाल क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सवाल क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वह क्या थी, बताइएगा। तो सिंधु सभ्यता की जो बाबू जुड़वा राजधानी थी ना, वह थी हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो। क्या थी, हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो, ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे, और ये सवाल पॉलिटी में भी और हिस्ट्री में भी पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। सवाल करे कि भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ। सवाल क्या करा है, जो बाबू भारतीय संविधान बना था ना, वह कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था, मतलब बनने में जो समय लगा था वह कितना दिन लगा था। तो आप लोग को पता होगा, काफी सारे बच्चों को याद भी होता है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ये लगा था बाबू समय भारतीय संविधान को बनने में। तो याद रखिएगा अच्छे तरह से। और संविधान लिखे थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वो आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जो क्लास करवाता हूँ आप लोग को करने में मन लगता है, मजा आता है कि नहीं आता है। और मैं जितना भी सवाल करवाता हूँ ना बाबू, सारे इंपॉर्टेंट सवाल को ही करवाता हूँ, जो बोर्ड से रिलेटेड हो, जो एग्जाम में पूछे जाए, ठीक है, जो हर बार एग्जाम बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, वैसा सवाल को मैं करवाता हूँ। तो मेरे क्लास को पूरे अंत तक और अच्छे तरह से सारे सवाल को करके जाइएगा। जितना भी वक्त लगे दम वक्त दीजिएगा, तभी कुछ होगा बाबू, ठीक है। तो अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए, मैं यही कहूंगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। सवाल क्या करा ना कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। तो याद रखेगा चौधरी रहमत अली ने। कौन दिए थे, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिए थे। तो अच्छे तरह से याद रखेगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे ना, वह लियाकत अली थे। ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर लेकिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल करें कि कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है। सवाल क्या करा है, कलकत्ता जो है ना, ये किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कलकत्ता जो है ना बाबू, ये हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, जिसपे हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। तो याद रखिएगा अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा देखिएगा फिर अगले सवाल को। अगला सवाल करें कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। सवाल क्या करा है कि प्रथम पहला बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। तो ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेगा। प्रथम पहला बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ था ना, ये हुआ था राजगीर में। कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। याद रखेगा अच्छे तरह से। और एक सवाल और पूछे जाते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन ये हुआ था कहाँ, तो वैशाली में। ये 2 सवाल को याद रखेगा। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वैशाली में, और प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कहाँ, तो राजगीर में। याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
देखिएगा अगले सवाल को। अगला सवाल क्या करा है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। सवाल क्या करा ना कि भारत में जो तंबाकू का पौधा लगाया गया था बाबू, वह किसके द्वारा लगाया गया था? तो याद रखिएगा पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था। और भारत के खोज किए थे वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली थे, जो बाबू भारत के केरल के कालीकट पे आए थे और भारत के खोज किए थे। तो ये भी आप लोग को पता होगा, अच्छे तरह से याद रखिएगा। वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, वो आप लोग को याद भी होगा। सवाल करे कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान नगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सवाल क्या करा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान नगर के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से बाबू विशाल स्नान नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे 41 नंबर सवाल को क्या करे। 41 नंबर सवाल करे कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया? सवाल क्या कराना कि अल बरूनी जो थे वह किसके साथ भारत आए थे, ये सवाल कर रहा है, बताइएगा आप लोग। तो अल बरूनी जो थे ना बाबू, वह आए थे महबूब गजनी के साथ। किसके साथ? महबूब गजनी के साथ आए थे भारत, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा 42 नंबर सवाल को। क्या करें यहाँ पे सवाल कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सवाल क्या करा 42 नंबर कि सिखों के अंतिम गुरु जो थे वह कौन थे, बताइएगा। तो सिखों के अंतिम गुरु जो थे ना, वह थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, ये आप लोग को याद होगा। और इनका जन्म हुआ था पटना में, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? पटना में। और ये सिखों के अंतिम लास्ट गुरु थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? और ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और काफी सारे बच्चों को याद भी होगा। बताइएगा भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है ना, ये कहा जाता है किन्हें? तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आप लोग को याद होगा, याद नहीं है तो इस सवाल को याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल क्या कर रहा है कि प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? सवाल क्या कर रहा है ना कि प्रसिद्ध विरूपक्ष मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ये जो मंदिर है ना, ये हम्पी में है। कहाँ? हम्पी में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा है 45 नंबर सवाल करे कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइएगा, ये भी सवाल पूछे गए हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई थी ये कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई ना, ये हुई थी कहाँ? श्रवणबेलगोला में। कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी, ये याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 45 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है यहाँ पे 46 नंबर सवाल। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या करें यहाँ पे 46 नंबर सवाल करे कि मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। मुसलमानों से जो बाबू टैक्स वसूला जाता था ना, जो कर वसूला जाता था, वह क्या था? ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। मुसलमानों से वसूला जाने वाला जो कर था ना, वह था जकात। क्या था? जकात था, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा फिर देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आप लोग को याद भी होगा और ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं। तो बताइएगा जल्दी से। सवाल करा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है? बताइए तो, हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें है वह किस चीज की बनी है? पता होगा आप लोग को। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें बनी है ना, वह सेल खड़ी की बनी है। किसकी? सेल खड़ी की। आप लोग को पता होगा, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करे 48 नंबर सवाल कि किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? सवाल यहाँ पे क्या करा ना कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिए थे ना, वह कौन दिए थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। तो वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे? याद रखेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ये दिए थे वेदों की ओर लौटो का नारा, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? और ये सवाल मैं आप लोग को पीछे भी बताया हूँ, ठीक है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछे गए हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़िएगा। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था?
तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खां थे। कौन थे? लियाकत अली खां, आप लोग को बताया हूं पीछे। तो वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर सवाल को, जैसे कि मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप लोग को आज की इस क्लास में 50 ही सवाल करवाऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो 100 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग को 50 करना रहता है। जब डबल प्रश्न हुआ तब, ठीक है, जब डबल प्रश्न नहीं पूछे जाते थे एग्जाम में, तो आप लोग का 50 ही सवाल दिए जाते थे, जिसमें से आप लोग को 50 में 50 करना रहता था, और उसमें कितना सही होता था वो एग्जाम जब रिजल्ट आता था तब पता चलता था। तो आज आप लोग के लिए मैं यहाँ पे 50 सवाल इसलिए करवाया हूँ बाबू, कि जब आप लोग एग्जाम देते, जब डबल सवाल नहीं एग्जाम में पूछे जाते थे, तब आप लोग एग्जाम देते, तब आप लोग कितना स्कोर कर पाते। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग को 50 सवाल करवाया हूँ। और आप लोग यहाँ पे बताइए कि आप लोग यहाँ पे 50 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं। मैं जानना चाहता हूँ सारे बच्चे से कि आप लोग का जो स्कोर रहा है 50 में, वह कितना रहा है, कितना सही कर पाए हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बहु बोर्ड एग्जाम में भी करके आइएगा, तो आप लोग बताइएगा। और यहाँ पे देखिएगा, ये 50 नंबर सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कर लीजिए ये 50 नंबर सवाल को भी। कह रहे कि बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। सवाल क्या करा है कि बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। तो याद रखिएगा, ये लिखा गया था बाबर के द्वारा। बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाबर के द्वारा, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग बाबू ईमानदारी से और अच्छे तरह से अपना स्कोर बताइए कि आप लोग 50 में कितने सवाल को सही कर पाए हैं। मैं जानना चाहता हूँ, सारे बच्चे का रिप्लाई भी करूंगा, कौन से बच्चे जो हैं वो कितना स्कोर किए हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्लास आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइए। आप लोग को इसी प्रकार से हर एक सवाल को करवाऊंगा, और हर विषय के, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे तरह से तैयारी करना है ना बाबू, तो आप लोग यहाँ पे बने रहिए, जुड़े रहिए और अच्छे तरह से तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में।